320 साल, 5 अलग अलग राजवंश और एक ऐसा साम्राज्य जिसे गुलामों ने बनाया और चलाया। दिल्ली सल्तनत की कहानी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक नए आइडिया ने, एक नई सोच ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। चलिए देखते हैं ये कमाल की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये कैसे हुआ? कैसे कुछ विदेशी गुलाम सैनिक जिन्हें खरीदा और बेचा जाता था, उन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसा साम्राज्य बना लिया जो 300 साल से भी ज्यादा चला? इसका जवाब सिर्फ तलवारों में नहीं, बल्कि 2 कमाल के आइडियाज में छिपा है। जंग लड़ने का एक नया तरीका और राज करने का बिल्कुल नया सिस्टम। तो देखिए, सल्तनत के जन्म की कहानी सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी। ये तो जंग लड़ने के 2 अलग अलग फलसफों, 2 अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। एक तरफ थी परंपरा और दूसरी तरफ थी एक नई, तेज और बहुत ज्यादा खतरनाक रणनीति। यहां पर 2 दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थीं राजपूत सेनाएं, जो अपने विशालकाय हाथियों की ताकत और सामंती वफादारी पर टिकी थीं, एक मजबूत लेकिन धीमी दीवार की तरह। और दूसरी तरफ थे तुर्क। उनकी ताकत थे पेशेवर गुलाम सैनिक, मामलूक और दुनिया के सबसे बेहतरीन घुड़सवार तीरंदाज। उनकी रणनीति थी रफ्तार। दुश्मन पर तीरों की बारिश करो और इससे पहले कि वो संभल पाएं, गायब हो जाओ। ये लड़ाई थी ताकत और रफ्तार की। और फिर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में ये टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। ये एक लड़ाई मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट थी। पृथ्वीराज चौहान की हार ने राजपूतों के हौसले को तोड़ दिया और उत्तर भारत के मैदानों को तुर्कों की जीत के लिए पूरी तरह से खोल दिया। बस इसी एक जीत ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अब देखिए, जीतना एक बात है, पर राज करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। मामलुकों यानी गुलाम वंश के सामने अब असली चुनौती थी। एक जीते हुए इलाके को एक टिकने वाले साम्राज्य में कैसे बदला जाए? अब उन्हें योद्धा से शासक बनना था। तो उनका जवाब था इक्ता सिस्टम, और ये एक बहुत ही शानदार प्रशासनिक खोज थी। सीधे शब्दों में कहें तो पूरे साम्राज्य को इक्ता नाम के इलाकों में बांट दिया गया। हर इक्ता एक मिलिट्री कमांडर को दिया जाता था, जिसका काम था कानून व्यवस्था बनाए रखना, टैक्स इकट्ठा करना और उस पैसे से सुल्तान के लिए एक सेना तैयार रखना। यही नए साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य रीढ़ की हड्डी थी। और पता है, इसी एकता सिस्टम के उतार चढ़ाव में ही सल्तनत के बनने और बिगड़ने की पूरी कहानी छिपी है। इल्तुतमिश ने इसे सेंट्रल कंट्रोल के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। वो कमांडरों के तबादले करता रहता था ताकि कोई भी ज्यादा ताकतवर न बन जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने कैश पेमेंट देकर इसे और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन फिरोज शाह ने एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती कर दी। उसने इन पदों को वंशानुगत बना दिया, और बस इसी एक फैसले ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके पतन की शुरुआत कर दी। लेकिन एक दिक्कत थी, जिन गुलाम सरदारों ने साम्राज्य जीता था, अब वो खुद बहुत ताकतवर हो गए थे। बलबन का हल एकदम सीधा और क्रूर था। उसने 40 के दल नाम के ताकतवर सरदारों के गुट को खत्म कर दिया, एक सेंट्रल आर्मी बनाई जो सीधे सुल्तान के प्रति वफादार थी, और खुद को जमीन पर खुदा की परछाई घोषित कर दिया। मतलब सुल्तान का हुक्म, खुदा का हुक्म। चलिए अब सल्तनत के सुनहरे दौर में चलते हैं, और यहाँ एक ऐसा सुल्तान है जो साम्राज्य को सिर्फ चलाना नहीं चाहता था, वो इसे एक ऐसी वॉर मशीन बनाना चाहता था जो कभी ना रुके। अलाउद्दीन खिलजी शायद सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान, और उसका एक ही मकसद था, एक विशाल परमानेंट आर्मी को फंड करने के लिए पूरे राज्य को एक परफेक्ट वॉर मशीन में बदल देना। मंगोलों से लड़ने और पूरे हिंदुस्तान को जीतने के लिए उसने राज्य के हर एक पहलू को नए सिरे से डिजाइन किया। खिलजी के सुधारों को अलग अलग देखने की गलती मत कीजिएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी एक मशीन की तरह थे। सोचिए, आपको एक बड़ी सेना चाहिए, ठीक है, उसके लिए सैनिकों को कैश में सैलरी देनी होगी। अब ये कैश कहां से आएगा? जाहिर है, जमीन का टैक्स 50% तक बढ़ाना पड़ेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का सिस्टम, दाग और चेहरा, लागू करना होगा। और ये पक्का करने के लिए कि सैनिकों को उस सैलरी में गुजारा हो जाए, बाजार की हर जरूरी चीज की कीमत को कंट्रोल करना पड़ेगा। हर एक सुधार का एक ही मकसद था, सेना को फंड करना। अलाउद्दीन के बाद एक ऐसा सुल्तान आया जिसकी सोच तो बहुत बड़ी थी, लेकिन शायद उसका साम्राज्य उसके सपनों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। और यहीं से सल्तनत की कहानी एक नया मोड़ लेती है। मोहम्मद बिन तुगलक
एक जीनियस लेकिन बहुत बेसब्र शासक। उसके पास बड़े बड़े आइडियाज थे, लेकिन उसके शानदार एक्सपेरिमेंट्स एक के बाद एक बड़ी नाकामियों में बदलते गए और उसके विशाल साम्राज्य की नींव हिल गई। उसके सबसे बदनाम योजनाओं में से एक थी टोकन करेंसी, चांदी के सिक्कों की कीमत पर तांबे के सिक्के जारी करना। लेकिन हुकूमत जाली सिक्के बनाने से नहीं रोक सकी। उस जमाने के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने क्या खूब लिखा है, हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था। सोचिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ होगा, पूरी तरह से चौपट। नतीजा तबाही। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्लान फेल हो गया। टोकन करेंसी ने खजाने को कंगाल कर दिया और इन बड़ी बड़ी नाकामियों ने पूरे साम्राज्य में बगावतों की आग लगा दी। सल्तनत का पतन उसी के राज में शुरू हो चुका था। और बस यहीं से सल्तनत के आखिरी सफर की शुरुआत होती है, उसके धीरे धीरे बिखरने और आखिरकार खत्म हो जाने की कहानी। साल था 1398। तुर्क मंगोल हमलावर तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया। दिल्ली को बेरहमी से लूटा गया और इस एक हमले ने सल्तनत की बची खुची ताकत को वो जख्म दिया जिससे वो फिर कभी उभर नहीं पाई। और फिर 1526 में कहानी का अंत हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई। और देखिए इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। ठीक वैसे ही जैसे 300 साल पहले घुड़सवार तीरंदाजों ने हाथियों की सेना को हरा दिया था, अब एक नई टेक्नोलॉजी, बारूद और तोपें हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करने वाली थीं। बाबर की छोटी और अनुशासित सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर दिल्ली सल्तनत ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत सिर्फ हार की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसने एक पैन इंडियन एम्पायर का ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसे बाद में मुगलों ने अपनाया। इसने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो आने वाले साम्राज्यों की रीढ़ बना। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को बदला, शहरों को बढ़ावा दिया और शायद सबसे जरूरी, इसने एक ऐसी इंडो पर्शियन संस्कृति को जन्म दिया जिसने आने वाली कई सदियों तक उत्तर भारत की कला, भाषा और जिंदगी को एक नई पहचान दी। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य की बस एक 300 साल लंबी तैयारी थी, या फिर ये खुद अपने आप में एक ऐसा बड़ा दौड़ था जिसने हमेशा के लिए हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़ दिया? ये सोचने वाली बात है।